सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर एंडोक्राइन सिस्टम। पूरा का पूरा चैप्टर हॉर्मोन्स पे, ग्लैंड्स पे बेस्ड है। बहुत इजी चैप्टर है अगेन, ठीक है। सो एंडोक्राइन ग्लैंड्स द प्रोड्यूसर्स ऑफ केमिकल मैसेंजर्स, समझ रहे हो? मतलब जो हॉर्मोन्स होते हैं ना, दे आर मोर लाइक इन कमांड्स, लाइक मोर लाइक अ कमांड, समझ रहे हो? कि भाई आप किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गन को एक कमांड दे रहे हो टू वर्क लाइक समथिंग, और इतना काम करो, ऐसे काम करो, या बॉडी को ऐसे फंक्शन करो, ऐसे मेटाबॉलिज्म को मैनेज करो। सो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिम्स कम्युनिकेट विथ एंड कंट्रोल देयर वेरियस एक्टिविटीज बाय मींस ऑफ टू मेजर सिस्टम्स, नर्वस सिस्टम और एक एंडोक्राइन सिस्टम। तो सबसे पहले तो क्या डिफरेंस होता है हार्मोनल कंट्रोल में और नर्वस कंट्रोल में? तो ये जो ना लेकर के सीधे अफेक्ट करते हैं बॉडीली एक्टिविटीज बाय रिलीजिंग केमिकल मैसेंजर्स कॉल्ड हार्मोन्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम। Whereas ये क्या करते हैं? दिस कंट्रोल्स एंड मेंटेन्स द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी बाय सेंडिंग इंपल्स टू न्यूरॉन्स, ठीक है। ये जो ना लेकर के स्लो एक्शन लेते हैं, ये एकदम क्विक इमीडिएट एक्शन लेते हैं। इफेक्ट्स कैन बी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग लास्टिंग, इनके ब्रीफ होते हैं। ये ग्रोथ को अफेक्ट कर सकते हैं, ये नहीं करते। उसके साथ साथ ये एक स्पेसिफिक केमिकल चेंज लाते हैं, दस रेगुलेटिंग मेटाबॉलिज्म, लेकिन ये मेटाबॉलिज्म को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अब उसके बाद में अगर हम आगे बढ़ते हैं, सो व्हाट आर द हॉर्मोन्स? सो हॉर्मोन्स की अगर हम बात करें, इट इज अ सीक्रीशन फ्रॉम सम ग्लैंडुलर पार्ट ऑफ द बॉडी विच इज पोर्ड इनटू द ब्लड एंड विच एक्ट्स ऑन द टारगेट ऑर्गन्स और सेल्स ऑफ द सेम इंडिविजुअल, ठीक है। मतलब कि कोई पर्टिकुलर टारगेट ऑर्गन पे ये काम करता है। मोस्ट हॉर्मोन्स आर सीक्रेटेड बाय स्पेशल ग्लैंड्स कॉल्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। तो इनकी प्रॉपर्टीज क्या है? जनरल प्रॉपर्टीज, हॉर्मोन्स ये जो है एंडोक्राइन ग्लैंड्स के थ्रू सीक्रेट किए जाते हैं डायरेक्टली इनटू द ब्लड, एंड दे आर प्रोड्यूस्ड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज, बायोलॉजिकली बहुत एक्टिव होते हैं, और ये टारगेट ऑर्गन्स पे काम करते हैं, ठीक है। और उसके बाद में थोड़ा सा सोर्स से दूर जाके काम करते हैं। एंड अगेन गाइस, इफ यू वांट दीज, लाइक ये तो कुछ नोट्स नहीं है जिनके थ्रू मैं पढ़ा रहा हूं, जो नोट्स हमने तुम्हारे लिए बना रखे ना, वो इतने ज्यादा हेल्पफुल है। बहुत शॉर्ट, बहुत कंसाइज और बहुत तगड़ी इंफॉर्मेशन के साथ में, प्रॉपर ग्राफिक्स के साथ में हमने टीचर्स ने, टॉपर्स ने बैठकर के लिए तुम्हारे लिए बहुत तगड़े नोट्स बनाए हैं। सो यू गाइस कैन यूज देम। एमसीक्यू, शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन, हर एक चीज उसमें अवेलेबल है। एंड द नेम इज सेवियर ऑफ बायोलॉजी, यू गाइस कैन यूज देम। वो 2000 से ज्यादा बच्चे यूज कर रहे हैं इस ई बुक को। तो इसकी प्राइसिंग इतनी अफोर्डेबल है, जस्ट 300 रुपए की। हर कोई बच्चा इसे यूज करता है अपने एग्जाम में, जो है बहुत ज्यादा बेनिफिट लेता है इस एक किताब से, इस एक ई बुक से। सो यू कैन ऑल्सो परचेज इट फ्रॉम द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और उसके बाद में जैसे ही तुम इसे परचेज कर सकते हो, लाइक करते हो, 1 मिनट में तुम्हें ये ई बुक मिल जाएगी। गोइंग अहेड, एंडोक्राइन सिस्टम। अब यहां पर से एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर हमको कौन कौन से ग्लैंड्स के बारे में पढ़ना है? गोनेड्स, एड्रीनल ग्लैंड वन ऑफ द मेन, ठीक है। पेनक्रियाज वन ऑफ द मेन, थायराइड ग्लैंड वन ऑफ द मेन, पिट्यूटरी ग्लैंड वन ऑफ द मेन, पैराथायराइड हाँ वन ऑफ द मेन, ठीक है। थाइमस और गोनेड्स, इन पे इतना ध्यान मत देना, लेकिन ये 5 तो बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब सबसे पहले तो एड्रीनल ग्लैंड कैसा होता है? ये किडनी के ऊपर होता है, मैंने तुम्हें बताया भी था कि एंडोक्राइन में पढ़ेंगे, ठीक है। सो द ह्यूमन बॉडी हैज 2 एड्रीनल ग्लैंड्स लोकेटेड ऑन टॉप ऑफ द किडनीज, हेंस दे आर आल्सो नोन एज सुप्रारीनल, क्योंकि किडनी जहां भी आएगी वहां तो रीनल भी आएगी, तो सुप्रा रीनल ग्लैंड्स, ठीक है। और यहां से अगर तुम देखो तो कुछ इस तरीके का होता है हमारा एड्रीनल ग्लैंड, ठीक है। अब एड्रीनल ग्लैंड के 2 पोर्शन है, कॉर्टेक्स द आउटर पोर्शन, इनर पोर्शन को मेड्यूला बोल दिया। सो एड्रीनल कॉर्टेक्स में से 2 हॉर्मोन्स निकलते हैं, एक निकलता है मिनरलो कॉर्टिकॉइड और एक निकलता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, और यहां से निकलता है एक एड्रेनालाइन, ठीक है। तो अब सबसे पहले तो इनके जो है एक एक तरीके से देख लेते हैं भाई साहब कि कैसे जो है ना ये काम करता है। तो सबसे पहले तो कॉर्टेक्स वालों की अगर हम बात करें, सो मिनरलो कॉर्टिकॉइड, दिस रेगुलेट्स द मिनरल मेटाबॉलिज्म, हमारी बॉडी के मिनरल मेटाबॉलिज्म को ये एक तरीके से रेगुलेट करता है। फिर उसके बाद में जो है ना ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो है रेगुलेट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो जो कार्ब्स होते हैं या जो फैट होता है उसको मैनेज करता है। एड्रीनालाइन तो तुमको पता ही है कि ये बॉडी का एक फाइट एंड फ्लाइट मैकेनिज्म होता है, समझ रहे हो? तो कब लड़ना है और कब भागना है ये एड्रीनालाइन पे जो ना डिपेंड करता है। सो रिस्पॉन्स टू एड्रीनालाइन, अगर हमारा हार्ट जो है, अब इफेक्ट्स ऑफ एड्रीनालाइन क्या हो सकते हैं? जैसे कि बीट्स फास्टर और ब्लड प्रेशर जो इंक्रीज हो जाता है। बायोलॉजिकल एडवांटेज क्या हो सकता है? सेंड्स मोर ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन टू द मसल्स। और इफेक्ट सेंसेशन में कैसा आएगा कि भैया थंपिंग हार्ट होगा हमारा, मसल्स ऑफ द बॉडी में, ये मसल्स को टेंस कर देता है, ठीक है, और इमीडिएट एक्शन के लिए रेडी कर देता है, और हमारे अंदर एक टेंस फीलिंग या शिवरिंग होने लगती है। लीवर की बात करें
तो अब तुमको मैंने बताया था बायोलॉजी में कहीं पर भी अगर तुम ओजन वर्ड देख रहे हो मतलब कि दैट इज इनएक्टिव, या फिर आगे तुम लोग प्रो लगा दे रहे हो तो भी इनएक्टिव, तो ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज बना देता है, ग्लूकोज अवेलेबल इन ब्लड फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, और इसका कोई सेंसेशन नहीं होता है। उसके बाद में एड्रीनालाइन ऑल्सो कॉजेज डायलेशन ऑफ द प्यूपिल ऑफ द आईज, मतलब जो डायलेशन होता है, ठीक है, स्टिमुलेट्स यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग चाइल्ड डिलीवरी एंड इंक्रीजेस द क्लॉटिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड, ठीक है। उसके बाद में एबनॉर्मल सीक्रीशन ऑफ एड्रीनल ग्लैंड्स, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहां पर से क्या हो जाता है इसमें, अगर हाइपोसीक्रीशन हो जाए ना ऑफ एड्रीनल कॉर्टेक्स कॉजेज एडिशंस डिसीज, ठीक है। याद रखना अगर तुम्हारा हाइपोसीक्रीशन हो तो क्या हो सकता है, आपको एडिशंस डिसीज हो सकता है, ठीक है। और अगर हाइपर मतलब ज्यादा सीक्रीशन हो जाए एड्रीनल कॉर्टेक्स का, भाई मिनरलो कॉर्टिकोइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स, वही सब, तो दैट कैन कॉज कशिंग सिंड्रोम। अब यहां से हम आ जाते हैं भैया पेनक्रियास पे। पेनक्रियास कुछ ऐसा होता है भाई साहब, स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर हेड ऑफ पेनक्रियास, पेनक्रियाटिक डक्ट, ठीक है। तो यहां पर से जो पेनक्रियास होता है ये एक एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है और एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। एंडोक्राइन पार्ट इसका होता है स्लिट्स ऑफ लैंगरहांस, ठीक है, कितना खतरनाक नाम है। सो स्लिट्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहान बोलेंगे, स्लिट्स नहीं, ठीक है। सो दैट इज आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस, ठीक है। ये वाला जो पार्ट होता है इसके अंदर तीन तरीके की सेल्स होती हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल एंड देन वी हैव डेल्टा सेल। अल्फा सेल निकालती है ग्लूकागॉन, बीटा सेल निकालती है इंसुलिन, और जो तुम्हारी डेल्टा सेल होती है वो निकालती है सोमेटोस्टेटिन, ठीक है। सो ग्लूकागॉन क्या करता है, ग्लूकागॉन मतलब ये ग्लूकोज की लेवल बढ़ा देता है। सो ग्लूकागॉन स्टिमुलेट्स द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू लाइक ग्लूकोज इन द लीवर। ग्लाइकोजन को जो है ये एक तरीके से ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद में बीटा सेल्स क्या करते हैं, इंसुलिन। इंसुलिन तो तुम जानते ही हो कि बीपी गिराने के लिए, सॉरी बीपी कह रहा हूं मैं, शुगर गिराने के लिए यूज होता है। सो ये क्या करता है, इंसुलिन मेंटेन्स द राइज ऑफ द ब्लड शुगर लेवल, उसे गिराने के लिए काम आता है। और सोमेटोस्टेटिन क्या करता है, दैट कैन कंट्रोल द सीक्रेशन ऑफ ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन। मतलब कि इन दोनों को कितना निकालना है वो तुम्हारी डेल्टा सेल्स के सोमेटोस्टेटिन पर डिपेंड करता है। तो अब एबनॉर्मल सीक्रेशन ऑफ इंसुलिन ये बहुत जरूरी पोर्शन है। सो यहां से अगर तुम देखते हो इनसफिशिएंट सीक्रेशन हो अगर इंसुलिन को, तो ब्लड शुगर लेवल तो बढ़ते ही रहे। सो दिस कैन कॉज डायबिटीज मेलिटस। सिम्टम्स क्या हो सकते हैं इसके, हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर इन ब्लड, तो आपको जो है हाइपरग्लिसेमिया हो सकता है, एक्सक्रीट्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिन कंटेनिंग मोर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या है, इट कैन नॉट बी क्योर्ड बट शुगर लेवल्स कैन बी मेंटेन्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंसुलिन, ठीक है। तो मतलब आप बॉडी को आर्टिफिशियल इंसुलिन भी दे सकते हो। उसके बाद में ओवर सीक्रेशन हो जाए अगर, तो एकदम से शुगर लेवल डाउन हो जाएगी। सो द शुगर लेवल इन द ब्लड इज लोअर्ड, तो आपको हाइपोग्लाइसेमिया हो जाएगा। इफ द लेवल बिकम्स टू लो तो आपका ब्रेन ही काम करना बंद कर देगा, ठीक है, और आप कोमा में भी जा सकते हो। एंड अ पेशेंट में बिकम अनकॉन्शियस ड्यू टू एन ओवरडोज ऑफ इंसुलिन, दिस इज कॉल्ड इंसुलिन शॉक, ठीक है। उसके बाद में अब आ जाते हैं हम लोग थायराइड ग्लैंड पे, गले में होता है यहाँ पर। सो द थायराइड ग्लैंड इज अ बाइलोब्ड बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड, ऐसा कुछ होता है इसमें। यहाँ पर इसका बीच वाले पोर्शन को हम कहते हैं इस्थमस, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर से होते हैं तुम्हारे पैराथायरॉइड ग्लैंड्स, ठीक है, इधर ही पे होते हैं, ठीक है। और यहां से अगर हम लोग देखें अब, सो सीक्रेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड क्या क्या है, एक तो भैया थायरॉक्सिन निकालता है, ये क्या निकालता है, थायरॉक्सिन निकालता है, ठीक है, जो कि बेसल मेटाबॉलिज्म को जो ना कंट्रोल करता है। और कैल्सिटोनिन निकालता है जो कि कैल्शियम और फोस्फेट लेवल्स को ब्लड में जो है कंट्रोल करता है, ठीक है। और उसके बाद में एक ये निकालता है डिसऑर्डर्स, कौन कौन से हो सकते हैं, एक तो हो सकता है हाइपोथायरॉइडिज्म, जो कि ऑब्वियसली कब होगा, जब कम सीक्रेशन होगा। एक तो आपको सिंपल गोइट्री हो सकता है, गले में है तो आपको इनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड की प्रॉब्लम हो सकती है, गला आपका इतना बड़ा हो जाएगा। एक हो सकता है आपको क्रेटिनिज्म, ड्वार्फिज्म, मेंटल रिटार्डेशन, आपका दिमाग काम नहीं करेगा, आप बौने रह जाओगे, ठीक है। उसके बाद में एक हो सकता है आपको माइक्सॉइडमा, हाँ, कुछ भी swelling on the face and hands, then you can have explothymic goitre, so enlargement of the glands, eyes protrude, ठीक है। तो ये होता है। फिर उसके बाद में अगर हम आगे बढ़े, सो नाउ वी हैव पिट्यूटरी ग्लैंड, ये मास्टर ग्लैंड है भाई, ठीक है। सो इट इज द स्मॉल ग्लैंड अबाउट द साइज ऑफ अ पी, और ये ब्रेन के पास में होता है, ठीक है, तभी इसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। ये 3 लोब्स में डिवाइडेड है, एक होता है एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है, जिसमें से वी हैव ग्रोथ हार्मोन GH, ठीक है, GH। उसके बाद में वी हैव TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसका मेन काम ये है कि ये बाकी ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है। वी हैव FSH या फिर LH, फिर वी हैव ACTH, एसिटाइलकोलाइन वाला हार्मोन जो होता है, ठीक है। उसके बाद में इंटरमीडिएट लोब होती है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में होता है ADH, एंड वी हैव ऑक्सीटोसिन, ठीक है। अब इसको अगर हम अच्छे से समझें, सो एंटीरियर पिट्यूटरी में वी हैव ग्रोथ हार्मोन,
अब ग्रोथ हार्मोन जो है नॉर्मल ग्रोथ के लिए जो ना जरूरी होता है, कम निकलेगा तो ग्रोथ अच्छे से नहीं होगी, बौने रह जाओगे, डॉर्फिज्म हो जाएगा, और अगर ज्यादा निकलेगा तो जाइजेंटिज्म हो जाएगा या एग्रोमेगैली हो जाएगी। जाइजेंटिज्म का मतलब ये दोनों ही प्रॉब्लम, जाइजेंटिज्म और लाइक एग्रोमेगैली, ये जो है ये खली को थी, ठीक है, तभी खली का जबड़ा इतना बड़ा था, ठीक है। उसके बाद में थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन टीएसएच, ये एक्टिविटीज ऑफ थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करता है। गोनाडोट्रोपिन्स जो होते हैं एफएसएच या एलएच, ठीक है, दिस रेगुलेट्स द एक्टिविटीज ऑफ द टेस्टिस एंड ओवरीज। उसके बाद में एक होता है हमारा एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन एसीटीएच, ठीक है, तो ये एड्रीनल कॉर्टेक्स को जो है ना एक तरीके से कंट्रोल करता है। देन वी हैव इंटरमीडिएट लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड एंड दिस रेगुलेट्स द एक्टिविटी ऑफ द एड्रीनल कॉर्टेक्स। देन वी हैव पोस्टीरियर पिट्यूटरी, इसमें से एडीएच मैंने बताया था ना, वैसोप्रेशन बोलते हैं, ये हमारी यूरिन के आउटफ्लो को कंट्रोल करता है। सो दिस रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ वाटर एक्सक्रीटेड इन द यूरिन। एंड वी आल्सो कैन से दैट कि ये डेफिशिएंसी ऑफ एडीएच कॉजेस डायबिटीज इंसिपिडस, ठीक है। दो तरीके की डायबिटीज है, डायबिटीज मेलिटस, एक है डायबिटीज इंसिपिडस, ठीक है। देन वी हैव ऑक्सीटॉक्सिन, सो दिस स्टिमुलेट्स द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रीन मसल्स ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, ठीक है, तो ये उस जगह पर उस समय पर काम आता है, ठीक है। उसके बाद में वी हैव दिस फीडबैक मैकेनिज्म, ठीक है। तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म कैसे काम करता है? सो द बॉडी हैज मैकेनिज्म टू मेंटेन अ नॉर्मल स्टेट। अच्छा, उसके बाद में जो है whenever there is a change in the normal state, the messengers are sent to increase secretions if there is a fall below normal or to decrease secretions if there is a rise above normal, ठीक है, to restore the normal body state. Such a mechanism is called a negative feedback mechanism, ठीक है। क्योंकि देखो अगर मान लो ब्लड शुगर लेवल है, ठीक है, अगर वो राइज कर गई आफ्टर मील्स, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव फीडबैक मिला हमको, कमांड ऑफ लोअर द लेवल, तो हमने डिपोजिटेड इन लीवर, मतलब लोअर कर दिया लेवल को इंसुलिन का ओवर सीक्रेशन करके शायद। और अगर फॉल हो गई ड्यूरिंग फिजिकल एक्सरसाइज तो अभी हम लोग रेज करने के लिए बोलेंगे रिलीज्ड फ्रॉम लीवर, तो करेक्शन कैरीड आउट और नॉर्मल लेवल को हमने रिस्टोर कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद में